वॉइस उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। वो मेरे करीब आकर मध्यम आवाज से बोली कि सर मैं अपने साथ नाइटी भी लाई हूं, मगर अब बाहर जाएं और थोड़ी देर बाद अंदर आइएगा। तो मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद इसने मुझे अंदर आने को कहा तो मैं अंदर चला गया, मगर जैसे ही मैं अंदर गया और उसकी तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जैसी वो लग रही थी मैं अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। मेरी नजर तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। फिर वो मेरे करीब आई और मुस्कुराते हुए मुझसे बोली कि सर आप सिर्फ देखने में ही वक्त ज़ाय करेंगे कुछ और भी। इतना कहकर वो खामोश हो गई और शरारत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। इसकी ये बात सुनते ही मैं आगे बढ़ा और फिर हर रोज की तरह मैं इस दिन भी हसब मामूल अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि एक आंटी अंदर दाखिल हुई। वो अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ कोई निकाब पोश लड़की भी थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और मेरी अम्मी के पास बैठ गईं। मैंने सोचा कि कोई अम्मी की मिलने वाली होंगी, इसीलिए मैंने कोई खास तवज्जो ना दी और बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ रहा। फिर तकरीबन कोई आधे घंटे इंतजार के बाद वो आंटी मुझसे मुखातिब होकर बोली, मास्टर जी जरा मेरी बात सुन ले। तो मैंने उनकी जानिब देखा और उठकर उनके पास आकर बैठ गया और बोला, जी आंटी कहीं। तो उन्होंने बात का आगाज किया और इस लड़की का तारुफ करवाते हुए बताया कि ये लोग इस महल्ले में कुछ दिन पहले ही आए हैं और मैं उनके पड़ोस में रहती हूँ। इस लड़की के इकलौते बड़े भाई का चंद माह पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो इस सदमे की वजह से अपने इम्तिहानात की सही तैयारी न कर सकी। इस वजह से इसकी इंग्लिश और रियाजी में सप्ली आ गई थी। अब कुछ दिनों में सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात के दाखिले जा रहे थे। ये इसी में अपनी सप्ली क्लियर करना चाह रही है और तैयारी के लिए इसे ट्यूशन की जरूरत थी। अकेडमिया यहाँ से खासे फासले पर है और उसकी माँ इसे अकेला भेजना नहीं चाह रही थी। फिर जब इस लड़की ने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं। जहाँ मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने जाता है वहीं तुम भी चली जाया करना। यही महल्ले में एक लड़का है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। और इस तरह वो आंटी इस लड़की के साथ अब मेरे सामने मौजूद थी, मगर मैंने नर्म लफ्जों में उनको साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये मेरा खासा नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर इसने सप्ली की तैयारी करनी है तो इसे किसी अच्छी जगह से तैयारी करनी चाहिए, न कि मुझसे, क्योंकि मुझे खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं था। तो मैं इसे किस तरह मुतमईन करता। इसलिए मैंने कह दिया कि मैं सही तरह नहीं तैयारी करवा सकूंगा, आप किसी और अच्छी जगह दाखिला करवाएं। तब इस लड़की ने अपनी जुबान खोली और बोली, सर किसी और अकेडमी में दाखिला लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और रात के वक्त वापस आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ, प्लीज सर आप मेरी मदद कर दें। वो बोल रही थी और मैं उसकी आवाज में खोसा गया था। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी और निकाब से झांकती आंखें जिनने भाई का जिक्र करते हुए नमी उतर आने से और भी मजीद पुरकशिश हो गई थी। मैंने इसके भाई की वफात पर अफसोस का इजहार किया और फिर बालाखर तैयारी करवाने की हामी भर ली। आंटी ने फीस का पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो मर्जी दे दीजिएगा। इस पर वो बोली कि वो आपको तवक्को से ज्यादा ही देंगे, बस अब तैयारी करवा दीजिए। इस तरह वो अगले दिन का कहकर घर चली गई। मैंने बाकी बच्चों को पढ़ाया और फिर रात को इसके बारे में सोचने लगा। न जाने क्यों इस लड़की की वजह से मेरे अंदर ऐसी सोचें पैदा होने लगी थी, वरना मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था। मगर आज मेरी आंखों के सामने बार बार इस लड़की का चेहरा आ रहा था जो निकाब में छुपा हुआ था, जिसमें से इसकी जाजिब नजर आंखें झांक रही थी। खैर अगले दिन वो आ गई, मगर उसके साथ उसकी अम्मी भी आई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उनके आने की क्या जरूरत है। फिर पता चला कि वो वापसी के राह में इसकी हिफाजत के लिए आई है। खैर फिर मैंने इससे तारुफ लिया तो इसने अपना नाम सबा बताया। फिर कुछ ही लम्हों बाद में इसको पढ़ाने में मसरूफ हो गया। अब हर रोज सबा पढ़ने आने लगी और साथ ही इसकी अम्मी भी आकर बैठ जाती और इसे अपने साथ ही ले जाती। ये रमजान का महीना था और कुछ ही दिन बाद ईद आ गई और अब सबा भी मुझसे काफी फ्रैंक हो चुकी थी। इसने मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था और कभी कभार मैसेज भेज दिया करती। ईद पर मैं उनके घर सेवैयां भी देकर आया, मगर उससे मल्ला ना हो सका। फिर जब इसे पता चला कि मैं आया था तो वो बड़ी नाराज हुई अपनी अम्मी पर कि सर को बिठाया क्यों नहीं, जिस पर उसने मुझसे सॉरी किया। तो मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं बैठने की गरज से नहीं आया था।
खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में बेतकल्लुफी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन वो मुझसे बोली कि सर आपसे एक बात कहना थी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। जिस पर मैंने कहा कि बिला झिझक कहो। तो वो बोली कि सर मेरा यहाँ आना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अम्मी से रोज रोज यहाँ नहीं आया जाता मेरे साथ, इसलिए अगर आप मेरे घर पर ही आकर पढ़ा दिया करें तो। सर मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूँ। और ये कहते हुए इसने सर झुका लिया। तो कुछ देर सोच विचार के बाद मैंने इससे कहा कि कोई मसला नहीं, मैं आ जाया करूंगा, तुम परेशान नहीं हो। मेरी इस बात पर वो इतना खुश हुई कि मैं बयां नहीं कर सकता। बाद में घर जाकर मैसेज पर भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बार बार पूछती भी रही कि आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। फिर अगले दिन ने उसके घर चला गया। इसने मुझे बैठक में बिठाया और घर में खिलने वाले दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। बैठक का एक दरवाजा बाहर गिल्ली में खिलता था, जहां से मैं अंदर आया था, मगर मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि इसकी बहन पर्दा नहीं करती थी, लेकिन सबा निकाब में रहती। बहरहाल इन्हीं दिनों उसकी बहन की शादी आ गई। इसने मुझे भी दावत दे दी। चुनाचे जिस दिन बारात आई इस दिन भी मैं उनके यहाँ गया। पेंट शर्ट और वास्कट पहन कर गया था, तो इसने मैसेज पर मेरी तारीफ की। दूसरे दिन वलीमा था और हम शादी हाल गए। शादी हाल घर से कुछ करीब ही था, इसीलिए वापसी पर हम सब पैदल ही घर की तरफ चल दिए। मगर रास्ते में वो बार बार अपनी पुरकशिश आंखों से मेरी तरफ देखती रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ माइल होने लगी थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए, मगर एक दिन ने जब इसके घर पहुंचा तो बैठक का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। तो मैं पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया, मगर ये देखकर हैरान हो गया कि मोहतरमा बैठे बैठे ही सो रही हैं और आज उसके चेहरे पे निकाब भी नहीं था। तो मैं उसके करीब वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया, मगर इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और सोचा खुद ही खिल जाएगी। इस दौरान ने इसके चेहरे को देखने लगा, और क्यों ना देखता, जबकि सामने एक जवान लड़की यूं बेखबर पड़ी सो रही हो। फिर मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर इसके चेहरे से होती हुई थोड़ी नीचे तक चली गईं। फिर कुछ देर के बाद मैंने खुद को मलामत की कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और फिर मैंने हल्का सा हुंकारा भरा तो वो धीरे से कसमसाए और फिर उसकी आंख खिल गई और मुझ पर नजरें पड़ते ही वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। फिर मुझसे माजरत करने लगी, तो मैंने मुस्करा कर कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके घर जाते हुए मुझे कोई 1.5 महीना हो चुका था और इसी दौरान इसकी अम्मी से भी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। फिर उन्होंने बैठक तक महदूद रखने का तकल्लुफ भी खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी बहन की शादी हो चुकी थी और अब उनके घर में सिर्फ 2 अफराद ही थे। इसलिए अब मैं अंदर भी चला जाता था। मगर एक दिन हसब मामूल जब मैं इसको पढ़ाकर घर वापस आने लगा तो अचानक से वो उठी और आगे बढ़कर एकदम से मेरे गिले लग गई। इसके इस अमल से तो मैं एक पिल के लिए दम बखुद होकर रह गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और फिर अगले ही लम्हे वो अलग हो गई और मुस्कुरा कर बोली कि अब जाएं आप। मैं हैरानी के आलम में मुस्कुराता हुआ अलविदा कहकर अपने घर आ गया, मगर घर आके अब मुझे किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ने क्या किया है। फिर अगले दिन जब मैं इसको पढ़ाने गया तो वो एक अदाई नाज से मेरी तरफ देखते हुए बोली कि सर आज पढ़ाई नहीं करनी, बस आज आपसे बातें करनी हैं। और ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझसे बातें कर रही थी, मगर मैं इसको बस हूँ हाँ में जवाब देता रहा। मगर जब इसने मेरी ये कैफियत देखी तो मुझसे कहने लगी, सर क्या हुआ? तो एकदम से मैं चौंक कर बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। मगर मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब ज्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, तो मैं उठा और उससे इजाजत लेकर जाने लगा। तो वो भी फौरन से उठी और मेरे सामने आकर खड़ी होकर कहने लगी, अम्मी किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं और वो शाम तक ही लौटेंगी। और ये कहकर वो आगे बढ़ी और जब मैंने देखा कि वो खुद यही चाहती है तो फिर मैंने भी देर ना की और उसके साथ फिर तकरीबन 1 घंटे बाद में उसके घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ और लेट गया। इस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बरसों की थकन उतर चुकी हो। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर हमको दोबारा मौका नहीं मिल सका और इसी दौरान सबा के पेपर भी आ गए और वो पेपर देने में मसरूफ हो गई। जब पेपर खत्म हुए तो 1 माह का वक्फा आया और इस दौरान मैं उनके घर बिल्कुल नहीं गया, मगर इस अरसे में हमारी मैसेज पर बात चलती रहती थी
और कभी कभार कॉल पर भी बात कर लेते। वैसे तो वो फितरी तौर पर बाहया लड़की थी, मगर मेरे साथ वो बहुत बेतकल्लुफ हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि वो FA की तैयारी शुरू करना चाहती है, इसलिए अब आप मुझे इसकी भी तैयारी करवा दें। इसकी इस बात पर मैं बड़ा खुश हुआ कि इसने दोबारा से हमारे मिलन का बहाना ढूंढ लिया, और यूं एक बार फिर से मैं उसके घर जाने लग पड़ा। फिर इस तरह हमारा वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। एक रात जब मैं उसके घर गया तो उसकी अम्मी भी कमरे में बैठी हुई थी। कुछ देर उनसे बातें चलती रहीं, मगर जब मैंने सबा को पढ़ाना शुरू किया तो इसकी अम्मी उठकर बाहर चली गई। तो मैं फौरन से उठा और उसके बिल्कुल नजदीक आकर बैठ गया। तो वो मुझसे कहने लगी, अब वहीं जाकर बैठो, अम्मी कभी भी अंदर आ सकती हैं। लेकिन मैंने इसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मगर फिर जैसे ही मैं कुछ हरकत करने लगा तो बाहर कुछ आहट सी महसूस हुई, तो मैं जल्दी से उठकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इसकी अम्मी अंदर दाखिल हुई। शायद वो कुछ चीज लेने आई थी। फिर जब वो चली गई तो सबा एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि अम्मी आ जाएगी, मगर आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। तो मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सबा का भी हमारे घर में काफी आना जाना बन गया था, इसलिए मेरी छोटी बहन से भी उसकी खूब दोस्ती हो गई थी। इसके साथ बाजार भी चली जाया करती और घर के कामों में भी सबा इसका हाथ बटा दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के लिए सबा अपनी बाजी के यहाँ चली गई। 5-6 दिन तक हमारी फोन ही पर बातें होती रहें। जब वापस आई तो इसने बताया कि इसकी बाजी ने इसे अपनी नाइटी दी है। उनको छूटी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सबा पहन लेगी। तो मैंने इससे कहा कि मुझे कब पहन कर दिखाओगी। मेरी इस बात पर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि इसका भी सोच लेंगे। एक दिन मैं घर पर अकेला था और घर वाले बाजार गए हुए थे। तो मैंने सबा को मैसेज किया और उससे पूछा कि कोई काम तो नहीं कर रही हो। तो इसने कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो तुम अभी मेरे घर आ सकती हो। जिस पर उसने कहा कि हाँ आ सकती हो, मगर सब खैरियत तो है ना। तो मैंने इसे बताया कि घर में कोई नहीं है। ये मैसेज लिखते हुए मेरा दिल गैर महसूस तरीके से जरा जोर से धड़कने लगा था। इसने पूछा कि कहाँ गए हैं सब। तो मैंने बताया कि बाजार गए हैं और 2 घंटे से पहले नहीं आएंगे। फिर उसने कहा ठीक है, मैं आती हूँ, और ये कहकर फोन बंद कर दिया। और मैं बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। एक मिनट सदियों की तरह गुजर रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जल्दी से उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने सबा खड़ी थी। मैंने इसको अंदर आने का कहा तो वो अंदर आ गई। फिर मैं इसे कमरे में ले आया तो वो मुझसे मध्यम आवाज से बोली कि मैं अपने साथ नाइटी भी लाई हूँ, मगर आप बाहर जाएं और थोड़ी देर बाद अंदर आइएगा। तो मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद इसने मुझे अंदर आने का कहा तो मैं अंदर चला गया। मगर जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जैसी वो लग रही थी मैं अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। मेरी नजर तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। फिर वो मेरे करीब आई और मुस्कुराते हुए मुझसे बोली कि सर सिर्फ देखने में ही वक्त जाया करेंगे, कुछ और भी। इतना कहकर वो खामोश हो गई और शरारत भरी नजरों से देखने लगी। इसकी ये बात सुनते ही मैंने इसे पकड़ा और वक्त जाय किए बगैर काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो उठी और अपने घर की तरफ चल दी। मैं भी काफी थकन महसूस कर रहा था तो इसी चारपाई पर सो गया। मगर जब दूसरे दिन इसके घर गया तो इसने बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, और ये कहकर वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मगर मैं खामोश ही रहा। तो फिर वो कहने लगी, आप अपनी अम्मी को भेजें हमारे घर रिश्ते के लिए, क्योंकि मैं आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर मैंने हामी भर ली। इस वक्त तो मैंने हामी भर ली थी, मगर मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो काफी दिन तक मुझे इस बात पर जोर देती रही, मगर जब मैंने ऐसा नहीं किया तो इसने मुझसे बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर लिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी हो गई।